Hello students, welcome to Pioneer Convent School. As we are doing chapter 3rd of history of 10th standard nationalism in India, and in last video we have discussed about Dandi March, that was the starting symbol of civil disobedience movement. उसके बाद महात्मा गांधी जी ने जब कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में वायलेंस क्रिएट हो गया तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एक बार बंद कर दिया। देन आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट की महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में जो एक पैक्ट हुआ, जो संधि हुई, महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए, बट वहाँ से वो डिसअपॉइंट होकर वापस आए। देन ही अगेन relaunched civil disobedience movement in 1932। तो अब उस 1932 में जो महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, या उससे पहले 1930 में जब स्टार्ट किया, तो किन किन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो सबसे पहला है पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन कंट्री साइड, यानी इन विलेजेस में, remote areas में rich peasants communities like Patidars of Gujarat and Jats of UP were very active in that movement। कि अब ये जो different communities थी, जाट और पट्टीदार्स, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे रीजंस थे इसके पीछे कि क्यों वो इतने ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट है ट्रेड डिप्रेशन। वो जो पीरियड चल रहा था वो ट्रेड डिप्रेशन का था कि ट्रेड पर्पस से सब लोगों को काफ़ी लॉस हो रहा था, और ये सारे पीजेंट्स जो हैं ये कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे, बट मार्केट में इनको कमर्शियल क्रॉप्स लाइक जूट, कॉटन, शुगर केन, इनके अच्छे प्राइसेस नहीं मिल रहे थे। देन फॉलिंग प्राइसेस ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, की मार्केट में जब अच्छे प्राइसेस नहीं मिल रहे थे, यानी कि जो प्राइसेस थे काफ़ी लोअर जा रहे थे, कीमतें गिरती जा रही थी, तो इस सिचुएशन को वो फेस कर रहे थे। एंड कैश इनकम डिसअपियरिंग, कि मार्केट में उनकी क्रॉप्स अच्छी प्राइसेस पे सेल नहीं हो रही, तो उनके पास जो कैश इनकम थी वो काफ़ी कम होती जा रही थी। एंड दे वर अनेबल टू पे रिवेन्यू, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके ऊपर जो रिवेन्यू लगाया हुआ था, बहुत हैवी टैक्स लगाया हुआ था, तो उनके पास जो कैश इनकम ही नहीं थी, तो वो कैसे वो टैक्स पे करती। तो उनकी इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो एक होप थी उनके पास कि शायद इस मूवमेंट में हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स सोल्व हो जाएंगी। बट अनफॉर्चुनेटली जब महात्मा गांधी ने 1931 में मिड पीरियड में ही इस मूवमेंट को एक बार बंद कर दिया, तो ये काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि तब तक इनकी सारी डिमांड्स पूरी नहीं हुई थी, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। फिर जब महात्मा गांधी जी ने दोबारा 1932 में उसे रीलॉन्च किया इस मूवमेंट को, तब इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी कि फिर दोबारा इतने एंथुजियास्टिक नहीं थे कि हम दोबारा से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। इन रिच पीजेंट्स के अलावा कंट्री साइड में जो पुअर पीजेंट्स थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। दे वर अनेबल टू पे रेंट ऑफ लैंड, क्योंकि जो पुअर पीजेंट्स थे वो अब रिवेन्यू को कम हो ना हो इस बात में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उनके पास तो अपनी लैंड ही नहीं थी, बल्कि जो जमींदार थे वो उनकी लैंड से बहुत ज़्यादा रेंट की यानी किराए की डिमांड कर रहे थे। तो उनकी तो एक ही मांग थी कि जिस लैंड पे वो काम कर रहे हैं उसका किराया बहुत कम हो। नेक्स्ट, मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्होंने भी इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। दे वांटेड प्रोटेक्शन फॉर देयर बिजनेस एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, कि अब फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ 1914 से 1917 तक, उस समय ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वार में कम्प्लीटली बिजी हो गया था। तब इंडिया में बहुत सारी नई नई इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई, क्योंकि आर्मी की सारी ज़रूरतें पूरी करनी थी, लाइक जूट बैग्स, इसके अलावा उनके खाने का सामान या आयरन एंड स्टील की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ नई नई बनाई गई थी। तो उस समय तो इनका बिजनेस काफ़ी प्रॉस्पर जा रहा था। बट जैसे ही वर्ल्ड वार का एंड हुआ, ब्रिटेन का दोबारा से इंडिया के ऊपर पूरा फोकस हो गया और इम्पोर्टेड गुड्स जो है दोबारा से इंडिया में आने लग गई, तब इनका बिजनेस जो है काफ़ी लॉस में जा रहा था। अब इन बिजनेसमैन और मर्चेंट्स की क्या डिमांड थी
जो भी इम्पोर्टेड गुड्स हैं, यानी जो फॉरेन गुड्स इंडिया में आ रही हैं, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाए, कि इतना ज़्यादा उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए कि वो इंडिया में अगर आ रही हैं तो काफ़ी महंगी हों, तब जाके उनका बिजनेस और उनकी इंडस्ट्रीज जो है वो प्रॉस्पर करेंगी, और उनके बिजनेस को जो है प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्टेप्स उठाए जाएं। तो इतनी सारी डिमांड्स थी इन सब लोगों की, जिसकी वजह से इन्होंने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट जो पार्टिसिपेशन था वो था विमेन का, कि वुमेन ने भी बहुत बढ़ चढ़ के जो है इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। जब भी महात्मा गांधी जो है स्पीच देते थे, देन वुमेन केम आउट फ्रॉम देयर होम टू लिसन हिम, कि बाहर आ जाती थी कि महात्मा गांधी आए हैं, हमें उनकी स्पीच सुननी है। और जब महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की, दांडी मार्च किया, तो उस समय भी बहुत सारे विमेन महात्मा गांधी जी के साथ थी, एंड दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, मैन्युफैक्चर्ड साल्ट एंड पिक्टेड फॉरेन क्लोथ एंड लिकर शॉप्स, की फॉरेन गुड्स को जब बॉन फायर करना था तब भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और जो लिकर शॉप के ऊपर आगे आके खड़ी हो गई लाइन बना के कि हम ये जो वाइन शॉप्स हैं ये ओपन नहीं होने देंगे। तो वुमेन्स का जो, चाहे वो अर्बन एरिया की हाई क्लास वुमेन है या रूरल एरिया की जो बहुत लोअर क्लास की वुमेन है, सबने जो है इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो इसके बाद कुछ लिमिटेशंस भी थी इस मूवमेंट में, कि कुछ लोग थे जिन्होंने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की कुछ लिमिट्स थी, कुछ ऐसे वर्किंग क्लास पीपल थे जिन्होंने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसके अलावा मुस्लिम कम्युनिटी के भी कुछ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। फर्स्ट है इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, की जो इंडस्ट्रीज के वर्किंग क्लास पीपल थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ थी, मतलब जो इंडस्ट्री के ऑनर हैं, मालिक हैं, कांग्रेस उनको सपोर्ट कर रही थी। और जो वर्किंग क्लास था वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट हो रहा था और उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हो पा रही थी। तो एक्सेप्ट नागपुर एंड महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र और नागपुर को छोड़ के बाकी किसी भी एरिया में वर्किंग क्लास पीपल ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। इससे पहले का जो मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसमें वर्किंग क्लास ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था। उसमें इन्होंने महात्मा गांधी की कैप्स भी पहनी थी, और जो फॉरेन गुड्स थी, फॉरेन आइटम्स थी, फॉरेन क्लोथ था, उसको भी जला दिया था, उसको बायकॉट किया था। बट इसमें उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर जो है हमारी डिमांड्स नहीं पूरी होने वाली। सेकेंड, दलित कम्युनिटी के जो अनटचेबल्स थे, दलित पीपल थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि उनके साथ विद इन नेशन, अपनी ही कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। और महात्मा गांधी ने इस डिस्क्रिमिनेशन को नाम दिया सिन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि जब तक अनटचेबल्स के साथ हम फेयर डील नहीं करेंगे, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा इन्हें, तब तक हमारा कंट्री आज़ाद नहीं हो सकता, हमें स्वराज नहीं मिल सकता। तो महात्मा गांधी ने अनटचेबल्स को चिल्ड्रन ऑफ गॉड भी कहा, कि हरिजन है, हरिजन मीन्स कि भगवान के बच्चे हैं, कि इनको जो है बिल्कुल इक्वली डील करना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और नेक्स्ट है मुस्लिम कम्युनिटीज़। मुस्लिम कम्युनिटीज़ वर ऑल्सो वेरी ल्यूकवार्म इन दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि जब खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोनों मर्ज हो गए, दोनों एक ही मूवमेंट हुए, तब तो मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट किया। बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे उन्हें लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहे हैं, क्योंकि हिंदूज ने अलग ऑर्गेनाइजेशंस बना ली थी, लाइक हिंदू महासभा, और कांग्रेस के भी कुछ लीडर्स जो हैं मुस्लिम लीडर्स को इग्नोर कर रहे थे। तब इन्होंने डिमांड की कि हमें जो है एक मुस्लिम लीग के नाम से हम अलग पार्टी बनाएंगे, और उन्हें लग रहा था कि दोनों मिलके जो है हम और ज़्यादा समय तक इकट्ठे नहीं रह सकते। तो मुस्लिम कम्युनिटी ने भी इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स जो हैं सिर्फ अपने आप को ही बड़ा मान रहे थे और वो ही आगे चल रहे थे, वो कुछ भी डिसीजन लेते थे तो मुस्लिम्स की कहीं भी राय लेना वो ठीक नहीं समझते थे। तो ये इतने सारे लोग थे जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया।
उसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पूना पैक्ट, कि पूना पैक्ट में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दलित वर्ग जो भी अनटचेबल्स थे उनका साथ दिया, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चाहते थे कि दलित वर्ग के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो, यानी कि ऐसे एरिया हो, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो जहां ओनली एंड ओनली दलित वर्ग ही इलेक्शन में खड़ा हो और सारे दलित वर्ग के जो वोट हैं वो उसकी फेवर में आए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर who organized the दलित into depressed classes association, ये 1 मार्क का यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 1930 में इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई थी। clashed with महात्मा गांधी at second round table conference by demanding separate electorate for Dalits, कि उनके महात्मा गांधी जी के साथ कुछ क्लैशेस हो गए जब ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए, क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की एक ही मांग थी कि दलित लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो। बट महात्मा गांधी जी ने ये देखा कि जब पूरा कंट्री यूनाइट होके जो है आगे कंट्री की फ्रीडम की डिमांड कर रहा है, तो उस समय अगर अब हम ऐसी सिचुएशन पे दलित के लिए कुछ सेपरेट इलेक्टोरेट का अरेंज कर देते हैं तो कंट्री जो है यूनाइट होने के बजाय डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। And in September 1932, they were given reserved seats in provincial areas, कि कुछ प्रोविंसेस, कुछ राज्यों में जो है दलित वर्ग के लिए कुछ रिजर्व सीट दी गई, जिन्हें आज हम शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के पीपल कहते हैं। एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव में भी उनको रिजर्व सीट मिली, बट दे वर टू बी वोटेड बाय जनरल इलेक्टोरेट। बट कंडीशन ये रखी गई कि अगर वो वहाँ से इलेक्शन में खड़े होते हैं तो सिर्फ दलित वर्ग के वोट उनकी फेवर में नहीं जाएंगे, बल्कि जनरल इलेक्टोरेट होगा, मतलब हर आदमी जो है अगर वो उन्हें पसंद करता है तो वो उनको वोट दे सकता है। तो इससे जो है आपस में दोनों ने काफ़ी लंबी बहस करने के बाद जो है ये डिसीज़न निकाला कि ठीक है, हम डिप्रेस्ड क्लासेस को जो है अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करेंगे, बट कंडीशन ये होगी कि सबके नॉर्मल जो कॉमन पीपल हैं जनरल कैटेगरी के भी वोट उनकी फेवर में जाएंगे। तो नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। कलेक्टिव बिलोंगिंग दैट वी ऑल आर सिटीजन्स ऑफ वन नेशन, कि ये फीलिंग सबके मन में आना, चाहे वो रिच हैं, पुअर हैं, वर्किंग क्लास हैं, विमेन हैं या मुस्लिम्स हैं, सबके मन में एक ही फीलिंग अराइज हो दैट कि हम एक ही कंट्री के, एक ही राष्ट्र के रहने वाले हैं और हमें एकजुट होकर जो है ये लड़ाई लड़नी है और हमें अपनी कंट्री को फ्री कराना है। तो इस कलेक्टिव बिलोंगिंग में बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स थे जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। फर्स्ट है इमेज ऑफ भारत माता, कि भारत माता की इमेजेस ड्रॉ की गई, दिखाया गया कि भारत माता को जो है कैसे जंजीरों में बांधा गया है, तो लोग बहुत सेंटिमेंट हो गए, उनके इमोशंस जाग गए कि हमें अपनी भारत माता को आज़ाद कराना है। नेक्स्ट नेशनल सॉन्ग, कि जो भी नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, तो ये सॉन्ग जब वो सुनते थे, बोलते थे, तो उनके मन में अपनी कंट्री के प्रति बहुत अच्छी फीलिंग्स अराइज होती थी। नेक्स्ट है इसमें राइम्स, की अलग अलग पोएम्स, ड्रामास या लिटरेचर, इनके द्वारा भी लोगों के अंदर जो है आपस में एक होंगे, तुम आपस में, उन्होंने कहा कि आपस में लड़ाई नहीं करो बल्कि एकजुट होकर यहाँ खड़े हो जाओ और ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमारी फाइट है। नेशनल लिटरेचर, की लिटरेचर के माध्यम से जो भी एजुकेटेड पीपल थे उनको जो है सिखाया गया, बताया गया कि हमारे देश के लिए हमें क्या करना है। नेशनल फ्लैग, की जो भी हमारा झंडा है, राष्ट्रीय झंडा, उसके लिए भी जो है उसको देख के भी लोगों के मन में ये भावना जागी कि ये हमारी ही कंट्री का फ्लैग है और ये फ्लैग जो हमें एक ना एक दिन यहाँ अपनी कंट्री में फहराना है और बहुत जल्दी हमें आज़ादी लेनी है ब्रिटिशर्स से। तो इसी के साथ ही ये लास्ट जो टॉपिक है, इसके साथ हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, जिसको हमने ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।